गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ खास मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में जो हमने टैक्सेस में अभी तक नहीं पढ़ी है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ओके। ये टॉपिक है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? रिमिशन का नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी ड्यूटीज या ऐसे टैक्सेस जो आप किसी भी एक्सपोर्ट करने वाली चीजों पे लगाते हो उसे हटाना ही क्या कहलाता है? रोडटेप कहलाता है। रोडटेप मतलब रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब हुआ क्या, कहानी ये है कि जीएसटी से पहले ना, जब भी आप ऐसी चीजों का इंपोर्ट करते थे, जैसे मान लो कि आपने एक बाइक बनानी है भारत में और उसको फिर आपका जो इंटेंशन है वो एक्सपोर्ट करने का है। ठीक है, आपका इंटेंशन एक्सपोर्ट करने का है। नाउ टू मैन्युफैक्चर दिस बाइक यू नीड सम इनपुट, यू नीड समथिंग, राइट। अब अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो उस केस में क्या होता है कि आपको ये इनपुट मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट मंगाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो अगर आप ये चीज मंगाओगे तो इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। लेकिन सरकार यही बोलती है ना, अगर आप ऐसी इनपुट वाली चीजों को मंगा रहे हो और आपने टैक्स दिया है, हमें आप ये प्रूफ कर दीजिए कि अगर आप इस चीज का यूज करके एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो ये जो इनपुट पे टैक्स लगा है ना, हम आपका रिमिट कर देंगे, हम आपका खत्म कर देंगे, हम आपके ये जो इनपुट पे टैक्स लगे हैं हटा देंगे। वाई दिस गवर्नमेंट इज लाइक इतना इंटरेस्टेड है कि भाई हम इनपुट पर टैक्स नहीं लेंगे? इससे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि भारत का एक्सपोर्ट बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि इनपुट पे टैक्स नहीं लेने से इट द गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग दिस मैन्युफैक्चरर टू क्रिएट मोर एंड मोर बाइक। अब ये बाइक जैसे क्रिएट होगा, क्यों? इसका इंटेंशन एक्सपोर्ट है। अब वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी फायदा हो गया ना, कि वो बोलेगा यार मैं बार बार इनपुट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेट्स डू वन थिंग, हम इसको एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसे एक्सपोर्ट भारत का अच्छा होगा, भारत की करेंसी थोड़ी सी मतलब इन फ्यूचर स्ट्रांग हो सकती है। दिस इज द इंटेंशन, ये इसका मेन मतलब था, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये था जीएसटी से पहले की कहानी। लेकिन अब क्या हो गया, अब जीएसटी के बाद से क्या हुआ है ना, कि हमने बोला है हम ऐसे एक्सपोर्ट्स, जैसे मान लो क्या हमने बोला कि अगर आपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया है, उस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में आपको जो टैक्सेस देने पड़ते हैं, या जो रॉ मटेरियल आपने जो इंपोर्ट किया है, तो उसमें हम टैक्सेस नहीं लेंगे अगर आपका इंटेंशन एक्सपोर्ट करने का है। यू जस्ट शो द पेपर कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और हम एक काम करेंगे कि हम आपका सारा टैक्स या जो भी है सब हटा देंगे। दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जीएसटी रेजिम, है ना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जैसे मान लो कि आपने पहले, एक्सपोर्टर ने पहले जीएसटी या आईजीएसटी जो भी पेमेंट करना था वो कर दिया गवर्नमेंट को, और उसके बाद उन्होंने एक प्रूफ दे दिया कि हम तो ये एक्सपोर्ट करने वाले थे, आपने हमसे पैसे ले लिया। तो अब ये सरकार बोलेगी ठीक है रिएम्बर्स कर देते, क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, हम तो रिएम्बर्स कर देंगे आपका सारा जीएसटी, हो गया। तो ये हो गए नो टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट। लेकिन क्या सारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनको सभी को छूट मिला हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्त ऐसे जो जीएसटी के बाहर है, डेफिनेटली वो उस एक्सपोर्टेड होने के बावजूद उन्हें टैक्स का रिमिशन नहीं मिलता है उतना तरीके से। ठीक है, रिफंड नहीं होता है। जैसे जो वैट लगता है आपका फ्यूल में, ट्रांसपोर्टेशन में, ये सब सारी चीजें आज भी मतलब क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें होती है, ये रोड टेप के अंदर इसमें काम होता है। मतलब जो जीएसटी के अंदर है वो जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट जीरो रेटेड कहा जाएगा, लेकिन जो जीएसटी के बाहर है वो रोड टेप के अंदर उनको कैशबैक मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये था रोड टेप की कहानी। ठीक है, ओके। आई थिंक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन था, मुझे लगा कि आपको समझाना जरूरी है। एंड आई थिंक अब हमने लगभग ये सारी चीजें कर ही ली हैं, टैक्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है। ओके ओके, हाँ चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब नया जो हमारा एक टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है इस पर टैक्स सिस्टम का। सो वी हैव डन अ ग्रेट जॉब गाइस, सो चीयर्स टू यू ऑल पीपल आउट देयर। खैर चलो देखते हैं। देखो, भारत के संविधान ने ना जो टैक्सेशन पावर है या जो खर्च करने की पावर है, उन दोनों के रिगार्ड में भारत के संविधान ने आराम से वहां पे चीजें, जिम्मेदारियां सौंप के रखी हैं। जो सब्जेक्ट यूनियन के अंदर आता है उसमें आप टैक्स लगा लो, और जो स्टेट के अंदर आता है उसमें आप टैक्स लगा लो। ठीक है, और इस तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में
वो टैक्सेस है, वो मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत ने जो है एक वेल डिमार्केटेड स्ट्रक्चर है कि कैसे पैसों का यूज करना है। अब क्या है, जैसे सेंटर के जैसे अगर आप आर्टिकल 280 पढ़ोगे भारत के संविधान की, तो वहां पे कहा जाता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, है ना, वो क्या है, फर्स्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री, उन्हें फाइनेंस कमीशन, एक कमीशन बनानी है हर 5 साल में, ठीक है। अब जिसके अंदर एक चेयरमैन होंगे और 4 मेंबर होते हैं। अगर आपको याद होगा कि 15th, अभी तो 16th फाइनेंस कमीशन है, तो जो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो थे एनके सिंह। एनके सिंह की कमिटी थी। खैर, इनका मेन मकसद क्या होता है, टैक्स जो आ रहा है उससे जो पैसे आ रहे हैं उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। यानी कि अगर एक सेंटर है और इनके बीच में स्टेट, तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब सारे स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कौन सा स्टेट, तमिलनाडु कितना मिलेगा, है ना, राजस्थान को कितना मिलेगा ना, अमंग द स्टेट, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो, अब कौन से प्रिंसिपल के आधार पे आप ये सारी चीजें करोगे, है ना, ये सारी चीजें किसे आप ग्रांट दोगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, किस बेसिस पे आप पंचायत को पैसा दोगे, ये सब सारी चीजें जो है कौन रिकमेंड करता है, ये फाइनेंस कमीशन। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ओवर हियर इज दिस कि फाइनेंस कमीशन भारत में जीएसटी से होने वाले जो पैसे हैं उसके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो नहीं बताता है। वो कौन बताता है, वो भारत के अंदर आर्टिकल 279A के अंदर गठित जीएसटी काउंसिल, जिसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते, वो बताती है। जहां पे याद आ रहा है चीज आपको, 2/3 मेजोरिटी किसके पास है, वो उनके स्टेट्स के पास है, 1/3 फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, यूनियन के पास है, और 3/4 मेजोरिटी के साथ वहां वोटिंग होती थी। ये सारी चीजें याद आ रही है, ठीक है। ये इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, याद आया? चलो, बाइंडिंग नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ओके, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी 2021 से 2026 के लिए। अभी भी 15 फाइनेंस कमीशन ही है। तो इसने ये बोला कि अगर जो टैक्सेस आ रहे हैं तो उस टैक्स में से 41% जो टैक्स है वो मतलब 28 स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। यानी कि 100% टैक्स आया, उसमें से 41% जो टैक्स है यू हैव टू गिव इट टू द स्टेट्स, यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन की बात की गई, ठीक है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, कोई भी यूटी चाहे वो या तो असेंबली के अंदर हो, मतलब उसका असेंबली हो या ना हो, उसे इस 41% वाले शेयर में से पैसा नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, यूटी को कहां से पैसा मिलता है, अपने असेंबली में जो एलोकेटेड फंड होते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे, या तो बजट से मिल जाए, या तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं। अब ये जो टैक्स का रिसोर्स है ना, जो यूनियन गवर्नमेंट करती है, शेयर करती है, इसे हम और मतलब इसमें से कौन कौन सा टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं करती है, मतलब अगर हम देखें तो एक्सक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। जैसे मान लो कि आपने टैक्स को कलेक्ट भी किया होगा, वो भी आप हटा दोगे, माइनस करोगे। सेस एंड सरचार्ज, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ये भी आप कैलकुलेट नहीं करते हो। नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी ड्यूटी, ये सारी जो चीजें है ना वो हम अपने टैक्स रेवेन्यू में कैलकुलेट नहीं करते हैं। यानी कि आपके पास पैसा आया होगा तो यहां से जो आपने खर्च किया है वो आप माइनस तो करोगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब क्या क्या पैरामीटर है, ये सारे पैरामीटर है। जैसे इनकम से कितना है, सबसे बड़ा शेयर है इनकम का 45%, ठीक है। पॉपुलेशन का है 15%, फिर यहाँ पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है कितना 12.5%, उसके बाद स्टेट एरिया है 15%, फॉरेस्ट का है, इकोलॉजी का 10%, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट का 2.5%। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे जो स्टेट इन सारे पैरामीटर्स में जितना बेहतरीन करेगा उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए, क्यों जो है वो स्टेट्स रिकमेंड कर रहे हैं कि हमें डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं करनी है, क्यों हमें सेंसस नहीं काउंट कराना है, क्यों क्यों इसके पक्ष में नहीं है। रीजन है, अगर जिन स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ये देख रहे हो आप यहाँ पे एक पैरामीटर है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, जो स्टेट की परफॉर्मेंस ज्यादा होगी उन्हें स्टेट को अच्छा मतलब उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जो स्टेट्स में पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या लगता है आपको वहां पे कुछ ना कुछ तो मिसकैलकुलेशन होगा ना। क्यों क्यों सारे जो साउथ के स्टेट्स हैं वो इस सेंसस के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो पार्लियामेंट है वहां जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो उनकी पॉपुलेशन के आधार पे है। तो जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे उनका ज्यादा
सीट, और जिनकी ज्यादा सीट उनकी उतनी अच्छी वहां पे इंटरेस्ट को रखी जाती है। दैट्स द रीजन। ये सारी रीजंस हैं क्यों आखिर साउथ की जो स्टेट्स है वो डेमोग्राफिक सेंसस के अगेंस्ट है। तो याद हो गया आपको, इनकम का 45%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का इट्स एट 12.5%, टैक्स का कितना है 2.5%, फॉरेस्ट का कितना है 10%, उसके बाद पॉपुलेशन का आपका 15% है, और स्टेट एरिया का आपका मतलब 15% है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, सेंटर जो है वो बहुत सारे ग्रांट्स देती है, मतलब ऐसे पैसे जो उनको रिटर्न नहीं करने हैं स्टेट्स को। कैसे? अब जैसे 5 टाइप के ग्रांट है आर्टिकल 275 के अंदर। एक है रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट। मान लो कि अगर कुछ स्टेट्स के रेवेन्यू डिफिसिट हो जाती है, हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या है। तो फिस्कल जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करता है कि हमें डिवोल्यूशन के बाद भी हमें कुछ ग्रांट करने चाहिए, क्योंकि कुछ स्टेट्स के पास जो हालत है वो अच्छी है नहीं। तो उस रिकमेंडेशन को करने के दौरान जो फाइनेंस कमीशन है वो ये भी इंश्योर करता है कि जो हमारी फिस्कल कैपेसिटी है ना वो बेहतर रहे, ठीक है। मतलब इतना भी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़े ताकि सारे स्टेट्स के पास ये एक लत लग जाए कि भाई यूनियन तो हमें पैसा नहीं देता है ना, तो वी डोंट हैव टू प्रमोट दिस एक्सपेंडिचर, एक्सेजरेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। साथ ही साथ यूनियन जो है वो लोकल गवर्नमेंट को भी ग्रांट देती है। जो फिस्कल फाइनेंस कमीशन है उसने बोला है कि हमें भी कुछ पैसा देना पड़ेगा। जो टोटल ग्रांट जो भी हम देते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसमें से हमने बोला कि जो मान लो कि हमने 100 रुपया दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, तो हमने बोला कि 60 रुपए जो होंगे वो यूज करने हैं आपको नेशनल प्रायोरिटीज के लिए। जैसे मतलब अब इसका ना मतलब क्या होता है कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, हमें आपको दे दिया कि किस सेक्शन में आपको यूज करना है। जैसे मान लो कि पावर सप्लाई में हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई में हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया, ये आपकी नेशनल प्रायोरिटीज है और ये हमने आपको बांध दिया है एक प्रायोरिटी में। तो दीज आर द टायर्ड कितना है 60% है, लेकिन जो 40% है वो आपके हिसाब से आपको जो करना है खर्च जहां करना है वो कर लीजिए। जैसे 40% जो हमने बोला वो अनटाइड है, इट्स अप टू you have the authority, you have the power, you have the leverage to decide where you are going to use this money, the 40% money, and since these are like आप पे लिमिटेशन नहीं है, these are untied, है ना, ये अनटाइड है, ठीक है। अब ये ऐसे किस लिए किया गया, क्यों किया गया? देखो ग्रांट्स जो है हमने लगभग रिकमेंड किया है तीनों टायर्स में, चाहे वो गांव, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट सब में हो। तो अर्बनाइजेशन के इस पूरे प्रोसेस में और जहां पे सिटीज पे स्लम का एरिया, रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हमने जो देखा है कि जो ग्रांट्स का रिकमेंडेशन है वो चाहे वो रूरल एरिया के लिए हो या अर्बन एरिया के लिए है, वो लगभग धीरे बढ़ते जा रहा है। जहां पे हमने अनटाइड से टाइड भी, जैसे अनटाइड में आपने उनको प्रायोरिटी दी है, लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो कि उनकी नीड बढ़ रही है, तो दे आर द एक्चुअल अथॉरिटी टू असिस्ट व्हाट आर द मेन इश्यूज। उस बेसिस पे वो अपना देख सकते हैं, ठीक है। और वो धीरे धीरे अपना क्या कर रहे हैं कि हम उनको ग्रांट्स बढ़ा रहे हैं और जो अनटाइड है उसको भी हम लोग थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स देते हैं, जहां पे जो रेशियो होता है कि कितना यूनियन देगा कितना स्टेट देगा, वो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो होता है वो भी फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है। कितना? सेंटर 75% देगी, स्टेट 25% देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, यानी कि अब ये क्या है, ये ऐसे बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ग्रांट है, जहां पे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम आपको ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। जैसे हेल्थ का सेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन, जुडिशरी, सारी चीजें हैं, ठीक है। पावर सेक्टर है ना। अगर मान लो कि आपने ऐसी परफॉर्मेंस करी है जहां पे आपने पावर सेक्टर में अच्छा काम किया, आपकी जो डिस्कॉम है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, ठीक है, और जो जिनको जनरेशन जो करती है इलेक्ट्रिसिटी का, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है तो हम आपको ग्रांट देंगे, अदरवाइज हम आपको ग्रांट नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। अब ये स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट जो होते हैं वो भी टायर्ड ग्रांट्स है। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज तो हैं बट स्टिल उनके पास मार्केट अपॉर्चुनिटी उतनी आई नहीं, वहां पे इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, और जिसके बेसिस पे हम ऐसे स्टेट्स को और थोड़ा सा पावर देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम किस बेसिस पे देते हैं कि सोशल नीड क्या है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस क्या है ना, हमने कल्चर को बचाना है, टूरिज्म को बचाना है, तो ये सारे टैक्स भी, ग्रांट्स भी हम लोग देते हैं, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? हाँ हाँ हाँ,
अच्छा एक चीज है कि हमने बहुत सारे ग्रांट्स देते हैं, उसमें एक आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ऐसी स्कीम जहां पे सारा पैसा अगर यूनियन लगा रही है तो दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। लेकिन जहां पे यूनियन और स्टेट के बीच में शेयर है कितना का, 60% और 40%, और किसी किसी केस में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से केस में 90% और 10% का, वो क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो जो भारत में पब्लिक फाइनेंस डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो भारत में बजट डिवीजन के साथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पार्ट है, वो ये बताता है कि हमें कितना खर्च करना है, चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो। कौन करता है? ये भारत में पब्लिक फाइनेंस डिवीजन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप खर्च करना चाहते हो, वो बात करता है, ठीक है। तो जो पब्लिक फाइनेंस डिवीजन है यही रिस्पॉन्सिबल है भारत में बजट के आउटकम को बनाने के लिए, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट हो नीति आयोग के साथ, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ओके, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया आपको। जैसे नमामि गंगे जो भारत में वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ये सारी चीजें जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। उसमें भी अब इसी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी दो चीज और पढ़नी है आपको। जैसे एक है कोर स्कीम, ठीक है, और एक होता है कोर ऑफ द कोर स्कीम। अब इस कोर स्कीम का जो फोकस होता है, जिसमें स्कीम्स पे हम लोग ध्यान देते हैं और जहां पे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा आता है, जहां पे सेंट्रल स्टेट मिलकर काम करते हैं। लेकिन जो कोर ऑफ द कोर स्कीम होता है वहां पे ना, मतलब बेसिकली क्या है कि हम लोग सोशल प्रोटेक्शन के लिए हैं और सोशल इंक्लूजन के लिए है। यहां पे है कि नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है, यहां पे नेशनल गोल प्रायोरिटी है, लेकिन यहां पे क्या है कि नेशनल, यहां पे सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, जो बहुत लो लेवल पे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं, बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे मनरेगा वाला जो सीन है, ठीक है। चलो तो चलो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब ये जो क्वेश्चंस है हम सोच रहे हैं कि इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस इज निखिल दुबे साइनिंग ऑफ।